कल हमने पढ़ा था सोर्स ऑफ फाइनेंस। कोई भी कंपनी पैसा अरेंज कैसे करती है, क्यों करती है। अगर हम क्यों का मतलब बताएं तो उसमें होता है कि टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, to meet the working capital requirement, to balance the gearing ratio या balance between equity and debt। ये है कि क्यों फाइनेंसिंग करती है। फाइनेंसिंग करने के लिए कि कौन सी फाइनेंसिंग करनी चाहिए। पहली बात कि सोर्स क्या है, दो ही सोर्स है, एक इक्विटी और एक डेट। इक्विटी मतलब ऑनरशिप बेचना, शेयर इशू करेंगे, लोग शेयर खरीदेंगे, उनके पास कंट्रोल जाएगा, ऑनरशिप जाएगी, ऑनरशिप बेच दें या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मजीद ऑनरशिप दे दें। मतलब शेयर इशू करके अगर पैसे लेने हैं तो उसे बोलते हैं इक्विटी। मतलब शेयर कैपिटल कह लो या इक्विटी कैपिटल कह दो। दूसरा तरीका होता है कि आप शेयर इशू ना करें, आप बॉन्ड इशू कर दें, डिबेंचर इशू कर दें, या बैंक से जाकर लोन ले लें, या बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले लें, पैसा ही चाहिए ना। तो अगर आप ऑनरशिप बेचते हो मतलब शेयर इशू करते हो तो वो इक्विटी कैपिटल होगा। इसके अलावा किसी भी तरह से अगर आप फाइनेंस अरेंज करते हो तो वो कहलाएगा डेट कैपिटल। इसमें डिबेंचर इशू होते हैं, बॉन्ड इशू होते हैं, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इशू होते हैं, नंबर ऑफ मेथड्स है। तो उसमें हम क्या बोलेंगे उसको, डेट कैपिटल। अब पेपर में आपको सवाल आ चुका है और बाद में भी आ सकता है कि कोई भी सीएफओ जब उसने फाइनेंसिंग करनी होती है, उसे पैसा चाहिए, कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है या किसी सप्लायर के पैसे देने हैं या कोई बड़ा एसेट खरीदना है, तो उसने कभी भी ऑपरेशन से पैसा नहीं निकालता। जो बड़ा बिजनेसमैन होता है ना, वो कभी भी ऑपरेशन से पैसा नहीं निकालता। ऑपरेशन का मतलब यह है कि बिजनेस के प्रॉफिट में से वो क्या करेगा, लोन ही लेगा। अब उसको एक मशीन खरीदनी है, 5 करोड़ कीमत है उसकी, अब वो डिसाइड करेगा कि ये फंडिंग कैसे अरेंज करे, 5 करोड़ कैसे लेकर है, क्या लोन ले ले, क्या शेयर इशू कर दे। अब लोन ले तो कौन सा लोन ले, बैंक से लोन ले, डिबेंचर इशू के करे, और भी काफी सारे नाम आ जाएंगे। एक बिजनेस एंजल्स भी होता है, किसी मालदार से पैसा ले ले। तो वो जो डिसाइड करेगा ना, उसके लिए कुछ चीजें वो अपने दिमाग में रखेगा। वो पहली दिमाग में क्या चीज आएगी, पैसा कितना चाहिए। तो पहला केस क्या बन गया, वो फैक्टर बन गया अमाउंट रिक्वायर्ड। फिर जाहिर सी बात है अगर किसी से पैसा लेगा तो कॉस्ट ऑफ इशुएंस या अरेंजमेंट फी या उसके बाद इंटरेस्ट वगैरह जो पे करना पड़ेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उस सरमाए के ऊपर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आएगा, पैसा कितना चाहिए, उस पर खर्चा कितना आएगा, इंक्लूडिंग अरेंजमेंट फी प्लस इंटरेस्ट वगैरह। नंबर 3 ड्यूरेशन। आपको शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए या लॉन्ग टर्म के लिए लोन चाहिए, आपने सप्लायर की पेमेंट करनी है या कोई प्लांट खरीदना है। नंबर 4 रीपेमेंट। अगर आप इसका ताल्लुक डायरेक्ट इसके साथ है तो रीपेमेंट को भी कंसीडर किया जाएगा कि वो अर्ली रीपे कर पाएगा या उसे टाइम लग जाएगा। फिर फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यह है कौन सा ऐसा डेट है जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन थोड़ा फ्लेक्सिबल हो, थोड़ी सी वेरिएशन कर सके। जैसे कि उसने आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है डिविडेंड और इंटरेस्ट की। कहते जो डिविडेंड है ना, आप ज्यादा प्रॉफिट हो ज्यादा दे दे, कंपनी के लिए ये कॉस्ट मानी जाएगी। कम प्रॉफिट हो रहा है कम डिविडेंड दे, लेकिन इंटरेस्ट के मामले में क्या होगा, आपको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। तो कहते हैं कि जो इक्विटी है वो मोर फ्लेक्सिबल है और जो डेट है वो थोड़ा कम या लेस फ्लेक्सिबल है। नंबर 6 आई कैप ने पुरानी बुक में
एक लिखा हुआ था, नई बुक में उसके दो हिस्से कर दिए, गियरिंग को अलग कर दिया, गियरिंग रेशियो को, इफेक्ट ऑफ गियरिंग या गियरिंग रेशियो इसको अलग कर दिया है, और इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग कर दिया है। पुरानी बुक में ये एक ही था, अब उसने अलग अलग कर दिया। गियरिंग रेशियो का मतलब होता है डेट इक्विटी रेशियो। अगर पहले हाई गियरिंग है तो सीएफओ ये सोचेगा कि पहले ही ज्यादा लोन लिया हुआ है, बैलेंस करना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम करनी है, तो नया वो शेयर इशू करेगा ताकि इक्विटी और डेट बराबर हो जाए। अगर पहले लो गियरिंग है तो मतलब पहले इक्विटी है, तो फिर वो लोन लेगा, डेट से फंड क्रिएट करेगा ताकि वो 50-50 या 100-100 हो जाए, रेशियो बराबर आ जाए। इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मुराद, अब उसने थोड़ी सी अंग्रेजी भी चेंज की है, पहले इसके अंदर ही उसने गियरिंग रेशियो के बारे में लिख दिया था, लेकिन अब वो कहता है कि इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहता है कि अगर इन्वेस्टर ये देखेगा कि जो पैसा गियरिंग रेशियो, अगर ये हाई गियरिंग रेशियो है तो इन्वेस्टर शेयर इशू कर देगा, यानी इन्वेस्टमेंट कर देगा, शेयर खरीद लेगा। क्यों? क्योंकि वो कहेगा कि इसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरे शेयर खरीदने से कम होगा। कम कब होता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम कब होता है, मतलब फाइनेंसिंग की कॉस्ट कब कम आती है? जब ये 50-50 हो, डेट और इक्विटी 50-50, मतलब बराबर बराबर हो। हाई गियरिंग है, आपको कोई लोन नहीं देगा इन्वेस्टर, शेयर खरीद लेगा आपका, क्योंकि इस शेयर खरीदने से कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगा। क्योंकि हाई गियरिंग में आपको फाइनेंस पर कम मिनिमम कॉस्ट आती है बराबर बराबर पे, और अगर लो गियरिंग है कोई शेयर नहीं खरीदेगा, क्योंकि अगर वो शेयर खरीदेगा और लो गियरिंग हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और बढ़ जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो फिर वो लोन दे देगा कि यार पहले लो गियरिंग है, इसको मजीद अगर देंगे तो वो कैपिटल और वो बराबर बराबर हो सकता। तो जनाब ये चीजें कल हमने पढ़ी, आज हमने सीखना है इक्विटी को, इक्विटी के बारे में सीखना है। इक्विटी बेसिकली क्या होता है? कंट्रोल शेयर करना, कंपनी का कंट्रोल शेयर करना। अल्टीमेटली कौन होते हैं ये लोग? ओनर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, और ये अपना कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं विद कंट्रोल, अपना एक्सरसाइज करते हैं विद वोटिंग पावर। अब इक्विटी के केस में दो मामलात हैं, एक तो इन्वेस्टर है एक साइड पर जो शेयर खरीद रहा है, और एक है कंपनी जो शेयर इश्यू कर रही है। जो इन्वेस्टर शेयर खरीदेगा उसको फायदा होगा या नुकसान होगा? उसको रिटर्न मिलेगा या उसको कॉस्ट पड़ेगी? उसको रिटर्न मिलेगा, अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न मिलेगा, और रिटर्न की दो सूरतें हैं, एक तो उसको डिविडेंड मिलेगा और दूसरा होगा कैपिटल गेन। कैपिटल गेन जानते हो? शेयर बेच के जब वो कीमत बढ़ जाती है तो उसको कैपिटल गेन का लालच होता है कि शेयर की, डिविडेंड तो शायद कम लालच होता है, मेन ज्यादा क्या होता है कि शेयर की प्राइस ज्यादा फ्लक्चुएट करे तो उसको ज्यादा फायदा होता है। और जब से वो एक ड्रामा आया था मेरे पास तुम हो, उसके बाद तो लोग और ज्यादा को शेयर में इन्वेस्टमेंट करना की सोचते हैं कि शायद उस तरह का हमारा भी कोई जुगाड़ लग जाए। कंपनी के केस में क्या होगा? कॉस्ट। अब कंपनी को कौन सी कॉस्ट पड़ रही होगी? कॉस्ट ऑफ इश्यूएंस, और जो डिविडेंड पे कर रहा है, कॉस्ट ऑफ इश्यूएंस और जो डिविडेंड पे कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ इश्यूएंस जो है ये बाकी तमाम फाइनेंसिंग से कंपैरेटिवली हाई होती है, नॉर्मली हाई कॉस्ट होती है इक्विटी की।
तो जो छोटी मोटी कंपनीज हैं वो कोशिश करती हैं कि उन्हें शेयर इशू ना करने पड़े, कहीं ना कहीं से पैसा अरेंज हो जाए, वो बर्दाश्त नहीं कर सकती कॉस्ट, तो बड़ी कंपनी शेयर इशू करती हैं नॉर्मली। ओके की बात। जब ये शेयर इशू किए जाते हैं उससे आपका जो कंट्रोल है डिल्यूट हो जाता है, कंट्रोल कम हो जाता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का। तो नए शेयर कितनी तरह से दिए जा सकते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, तो राइट शेयर कहलाएंगे, न्यू शेयर होल्डर को तो न्यू शेयर्स कहलाएंगे। मतलब किसी भी तरीके से वो अपने नया फंड क्रिएट कर सकता है। ये थोड़ा सा इक्विटी का इंट्रोडक्शन। पेपर में कोई बात अगर पूछी जा सकती है तो हाई कॉस्ट वाली बात पूछी जा सकती है। इश्यूएंस कॉस्ट, इश्यूएंस कॉस्ट तो एक दफा पे करनी पड़ती है ना, वो जब इशू करेंगे गवर्नमेंट की लीगल फीस होती है और काफी उसकी प्रोसेसिंग फीस होती है, एससीसीपी की अपनी होती है, एफटीआर की अपनी होती है, तो इतनी ज्यादा कॉस्ट आती है और फिर एडवर्टीजमेंट भी करनी पड़ती है, एडवर्टीजमेंट भी करनी पड़ती है और वो इंश्योरेंस नहीं होती, वो उसको कहते हैं हम वो एक गारंटी दी जाती है। हाँ जी, ये अब जो चीज आप पहले जानते हो उसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। अब जो शेयर इशू किए जाते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं। ये पेपर में एमसीक्यूज में पूछा गया, एक ऑर्डिनरी शेयर्स और एक प्रेफरेंस शेयर्स। ऑर्डिनरी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, इनमें डिफरेंस क्या है? पुरानी बुक में 4 डिफरेंस लिखे हुए थे, नई बुक में 7 डिफरेंस उसने लिख दिए और है वही पुरानी। सबसे पहला डिफरेंस है वोटिंग डिविडेंड। ऑर्डिनरी शेयर का डिविडेंड वेरिएबल होता है और इनका डिविडेंड फिक्स्ड होता है। उसके बाद वोटिंग पावर, जो ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं उनके पास वोटिंग पावर होती है, एंजॉय वोटिंग पावर। फॉर डिसीजन मेकिंग, कोई भी कंपनी का डिसीजन होगा इनसे पूछा जाएगा। नो वोटिंग पावर, उसके बाद राइट आफ्टर लिक्विडिटी या लिक्विडेशन। लिक्विडेशन का पता है ना, कंपनी खत्म हो गई है तो एसेट्स के ऊपर जो राइट्स होते हैं वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, मतलब पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर का राइट होगा, वो अपने डेट अपना इन्वेस्टमेंट रिकवर करेंगे, कुछ बचेगा तो इसका तो राइट ऑन एसेट्स आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर। राइट ऑन एसेट्स आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और यहां पर क्या लिखेंगे? राइट ऑन एसेट्स बिफोर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। राइट ऑन एसेट्स बिफोर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। अच्छा, ये चीज इसके बारे में है, राइट ऑफ एसेट्स ड्यूरिंग लिक्विडेशन। ये नहीं लिखेंगे तो सिर्फ इसका मतलब कोई नहीं बनेगा, इसका मतलब तो फिर कुछ और ही बन जाएगा कि किस चीज का राइट है, एसेट्स के ऊपर कौन सा राइट है, लिक्विडेशन के दौरान राइट है।
कि जो एसेट्स का कैपिटल, उसका एक एसेट्स पड़े हुए हैं नेट एसेट्स, अब जाहिर सी बात है माल को नहीं लेकर जाने हैं ना, तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले अपना हिस्सा इन्वेस्टमेंट पूरी करेंगे, फिर कुछ बचता है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। Profit will be distributed as dividend. Profit will be distributed after dividend paid to, या profit distributed to preference shareholder. एसेट्स के ऊपर भी उनका राइट पहले है, प्रॉफिट के ऊपर भी उनका राइट पहले। जब प्रॉफिट खर्चे माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट रिटेन अर्निंग में भी ट्रांसफर कर दिया, बाकी देना है डिविडेंड, तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाएगा, उसके बाद फिर बाकियों की बात है। और इसमें उल्टा करते हैं, फिर प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ बिफोर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड before ordinary shareholder, dividend paid to ordinary shareholder। अच्छा, ये पुरानी बुक में भी ये चारों थे, नई बुक में भी हैं, बट कुछ नए ऐड कर दिए। उनमें से एक नई चीज जो उसने ऐड की है, उसने ऐड की है कि जनाब रिडम्पशन, कहता है जो ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं वो इररिडीमेबल होते हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स। लेकिन हमने लॉ के अंदर पढ़ा था, अब पता नहीं शायद लॉ चेंज हो गया तो कोई पता नहीं, जब हमने लॉ के अंदर पढ़ा था ना, उसके अंदर ना ऑर्डिनरी शेयर्स की भी रिडक्शन लॉ थी, इवन के IS 1 के अंदर ये सवाल भी होते थे कुछ अरसा तक, फिर उसने सिलेबस से निकाल दिए, या शायद ये लॉ खत्म हो गया कि ऑर्डिनरी शेयर्स रिडीम नहीं हो सकते, या फिर इसने, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कि ऑर्डिनरी शेयर्स आर नॉट रिडीमेबल, तो मोस्टली नहीं होते। रेयर केसेस में ऐसा पॉसिबल था कि अगर कोई ऐसा शेयर होल्डर आ गया जिससे हमारी कंपनी की गुडविल खराब हो रही है, तो उससे जबरदस्ती भी रिडीम करवाए जा सकते थे, बट अब कोई पता नहीं, क्योंकि SECP ने शायद कोई रूल चेंज कर दिया, बट नई बुक के अंदर ये लिखा हुआ है नॉट रिडीमेबल। ऑर्डिनरी शेयर्स आर नॉट redeemed, और प्रेफरेंस शेयर्स में बी redeemable या irredeemable। प्रेफरेंस शेयर्स में बी redeemable या irredeemable। उसके बाद कन्वर्जन, कन्वर्जन से क्या मुराद है? आपने देखो कि कन्वर्टेबल बॉन्ड, कन्वर्टेबल पी शेयर्स, हमने कहीं ना कहीं ये पढ़ा ही होगा, EPS के अंदर पढ़ा है। कन्वर्टेबल बॉन्ड, वो कहता है कि जो ऑर्डिनरी शेयर्स है ना, ये कन्वर्टेबल नहीं होते, आप इसको किसी में कन्वर्ट नहीं करवा सकते। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं वो कन्वर्टेबल होते हैं एट द ऑप्शन ऑफ द होल्डर ऑफ द बॉन्ड्स या होल्डर ऑफ द प्रेफरेंस शेयर। हाँ, एक दफा वो ऑर्डिनरी शेयर में अगर कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हूं, ये वो बातें हैं जो आपने सिर्फ एक दफा सुननी होती है और सारी जिंदगी इसका फायदा हासिल करना। या तो फिर ऐसा होता है ना कि बंदा अपना दिमाग पर ताला लगा देता है कि चले जी। और एक बात याद रखें, टाइम को अपने टाइम से बेनिफिट हासिल किया करें। जब आप क्लासरूम में आ जाते हो ना, फिर आपके दिमाग में कोई और बात और सुस्ती, नींद कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप टाइम दे रहे हो। या तो आते ही ना, आते हो बगैर कुछ समझे, थोड़ी सी आधी पौनी नींद करके वापस चले जाते हो, तो आपसे बड़ा तो बेवकूफी नहीं। स्कूल से ऊपर मस्जिद में जगह होती, सो जाना था। क्लास में बैठ के सोने से बेहतर है वहां पर सोना, क्योंकि वहां बंदा लेट के सो जाता है, यहाँ पर बैठ के कैसे वो अच्छा नहीं लगता ना सोना। तो ये चीजें जब आप लोग
आप प्रोफेशनल बनते जा रहे हो और अपने आप को प्रोफेशनल बनाओ भी सही। जब आप हिम्मत करके क्लासरूम के अंदर एंटर हो चुके हो तो फिर आप अपनी तमाम जद्दोजहद लगाओ, फोकस करो कि क्या पढ़ा जा रहा है, चल क्या रहा है। और ये एक जिहाद है, याद रखिए, क्योंकि कई दफा बंदे का दिमाग भटक जाता है। बार बार अपने आप को वापस फोकस पे लाना होता है, और कोई बात समझ लग जाए, वो पेपर में आ जाए तो जिंदगी आसान हो जाती। तो बात हम क्या कर रहे थे कि ऑर्डिनरी शेयर्स कन्वर्ट नहीं हो सकते, वो ऑर्डिनरी रहेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेबल हो सकते हैं, लेकिन एक दफा अगर कन्वर्ट हो जाए तो फिर तो ऑर्डिनरी शेयर बन गए, फिर ये वापस नहीं जा सकते। ठीक होगी बात। उसके बाद मतलब नॉट कन्वर्टेबल, इशूड एज नॉट कन्वर्टेबल। जब इशू करते हैं तो पहले पता ये कन्वर्टेबल होते ही नहीं है। इट मे बी कन्वर्टेबल। ठीक होगी बात। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इश्यूएंस की बात हो सकती है कि जो ऑर्डिनरी शेयर्स की कॉस्ट ऑफ इश्यूएंस हमेशा हाई होती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी उसका हमेशा हाई होता है। कॉस्ट इसकी हाई कॉस्ट होती है, इसकी रिलेटिवली लो कॉस्ट होती है। तो ये था डिफरेंस ऑर्डिनरी शेयर्स का। और पेपर में एक दफा सवाल आया हुआ है एमसीक्यूज के अंदर, बस 1 नंबर का या 2 नंबर का होगा। इसमें 7 बातें उसने लिख दी। अब पहले 4 बातें थी। डिविडेंड ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, हाँ सबको पता है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का वेरिएबल होता है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर का फिक्स होता है। फिर उसके बाद राइट एसेट्स के ऊपर और प्रॉफिट के ऊपर, दोनों में प्रेफरेंस शेयर होल्डर का प्रेफरेबल होता है, पहले उनका बाद में ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का। हाँ एक राइट होता है वोटिंग राइट, वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का होता ही नहीं है। फिर उसके बाद रिडम्पशन, ऑर्डिनरी शेयर्स नॉट कन्वर्ट रिडीमेबल और इट मे बी रिडीमेबल आर नॉट। कन्वर्जन, ऑर्डिनरी शेयर्स कन्वर्टेबल नहीं होते, प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं। कॉस्ट, ऑर्डिनरी शेयर्स की कॉस्ट रिलेटिवली हाई होती है और उसकी कॉस्ट लो होती है। उसके बाद आगे हम चलते हैं तो अगली बात आती है कि भाई ये शेयर इशू किस किस तरह से किए जाते हैं। अगर पहली दफा शेयर इशू करने हो, एक तो था ना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर दे देना, एक नए इन्वेस्टर को ढूंढना। पता है उसका नाम क्या होता है? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के अंदर भी शायद हम ये पढ़ी हो। इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक, कोशिश करेंगे कि इक्विटी की थ्योरी आज खत्म कर दें, कल इसके न्यूमेरिकल करेंगे। जितने दिन फिर न्यूमेरिकल पे लगेंगे, इक्विटी को कंप्लीट करेंगे, थ्योरी भी हो जाएगी, उसका न्यूमेरिकल भी हो जाएगा। फिर डेट को पकड़ेंगे, पहले उसकी थ्योरी पढ़ेंगे फिर उसकी न्यूमेरिकल कर लेंगे। तो दोनों चैप्टर साथ साथ चल रहे होंगे, पहले उसकी थ्योरी पढ़ लिया करेंगे, फिर उसके न्यूमेरिकल कर लिया करेंगे, ताकि वो बोरियत होने लगे तो फौरन न्यूमेरिकल आ जाए, फिर न्यूमेरिकल से तंग आ जाएंगे तो थ्योरी पे चले जाएंगे। वैसे जिस तरह के आप हालात लग रहे हैं, तंग ही हो, अपने आप से भी तंग हो। हाँ जी, इनिशियल पब्लिक ऑफर। किसी को कभी किसी ने शेयर खरीदे? आप में से किसी ने कोई इन्वेस्टमेंट की? नहीं। हाँ? कैसे खरीद सकते हैं? स्टॉक एक्सचेंज में जाके। कैसे जो वो अपने अब्बा जी को ड्राइवर जो आपका परमानेंट है, ये भूल ना जाना चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद जो आपके अब्बा जी मेहनत कर रहे हैं तो उनसे डबल रिवार्ड वापस कर, ठीक है? ये गर्मी सर्दी में, वरना पता नहीं अल्लाह ताला ने माँ बाप में क्या रखा है कि वो हर तरह की एफर्ट करते हैं अपने बच्चों को कामयाब करने के लिए। ये तो बच्चे ही होते हैं कि वो उस तरह से एफर्ट नहीं करते, उनकी एफर्ट बहुत कमाल होती है। और वो कमाल, सबसे बड़ा कमाल क्या है? कोई लालच नहीं है उसके अंदर, वो चाहते हैं ये कामयाब हो जाए हमारे मरने से पहले। मतलब रिवार्ड तो मिलना था ना कि चलो कामयाबी के बाद वो कहता चलो मैं थोड़ा सा इतना इन्वेस्ट किया अब सुकून करूं, कुछ की जरूरत ही नहीं। मेरे दोस्त ही समझ लें, उनके 2 बेटे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और 3 बच्चे हैं उनकी, एक बेटी है वो भी कर रही है, मेरे ख्याल में उसका भी होने वाला है, और 2 बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो आज भी उनसे पैसे नहीं लेते, कहते मेरी पेंशन इतनी ज्यादा है कि
मैं तो उन्हें कहता हूं कि अगर जरूरत हो तो बताएं, लेकिन कहता है कि मुझे सबसे अच्छी जो खुशी हुई है कि मैंने देखा है कि मेरे बच्चे कामयाब। और मैं भी यही कहता हूं कि माँ बाप की सबसे जो आपने अगर अपने माँ बाप के लिए कुछ कर सकते हो, अब उनको कामयाब होके दिखाएं बस। इससे बड़ा रिवार्ड आप माँ बाप को नहीं दे सकते। और ये आप कर सकते हो, ये आपके इख्तियार में है। अपनी सुस्ती से जंग लड़े, ये आपके इख्तियार में है कि आपने सोना कब है, उठना कब है, परेशान कब रहना है, मोबाइल कितना इस्तेमाल करना है, सब कुछ आप रोजाना ना अपना एहतिसाब किया करें। रोजाना 12 बजने से पहले अपना स्क्रीन टाइम लाजमी नोट किया करें, लाजमी नोट किया करें। ना कुछ करें, चाहे आप 12 के 12 घंटे इस्तेमाल करते रहें, बट नोट जरूर करें। सिग्निफिकेंटली कमी आना शुरू हो जाएगी, आपको शर्म आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपको लगेगा कि यार मैं टाइम गलत जगह पर इन्वेस्ट कर रहा हूं। तो लाजमी स्क्रीन टाइम नोट किया करें सोने से पहले कि आज आपने कितना बेड़ा गर्क किया है अपना। तो वो जितने भी घंटे हैं, आधा घंटा, पौना घंटा, 2 घंटे, खुशी का तो माशाल्लाह 14 घंटे भी होगा, कितने भी घंटे, वट एवर। और उसमें अगर आपको लगता है कि क्योंकि वो तो ये भी बड़ा अच्छा किसी ने किया है, वो ये भी कह दे कि वो एक सर्कल सा बना देता है, कहते हैं आपने कौन सी चीज कितनी कितनी इस्तेमाल, इसको नोट करना शुरू कर दें, ड्रामेटिकली चेंजिंग आएगी। खुद ब खुद स्क्रीन टाइम आपका कम होना शुरू हो जाएगा, कि बंदे को लगेगा कि नहीं मैंने कुछ और भी करना है। और दूसरा यह है कि जब आपको थ्योरी समझने लगने लगे ना, तो ऊंची ऊंची आवाज में पढ़ा करो, उससे फिर आपको याद भी होगा और समझ भी लगेगी। और अब तो पढ़ना बहुत आसान हो गया जब से चैट जीपीटी आ गई। कोई वर्ड नहीं समझ आती, चैट जीपीटी से हेल्प लेते हैं, वो काफी, हाँ ये उसको थोड़ी डायरेक्शन देनी पड़ती है कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना है, वो कहीं और ही ना ले जाए आपको। अच्छा, अब आईपीओ में ना पूरी एक कहानी है, ये कहानी बड़ी खूबसूरत, एक बहुत बड़े कहानी बाज नहीं, अच्छे बंदे मेघ साहब वो सुना सकते हैं, क्योंकि ये है ही कंपनी का केस। होता ये है कि इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब पहली दफा कोई कंपनी नए बंदे को, जनरल पब्लिक को शेयर बेचना चाहती है, तो सबसे पहला काम क्या करेगी उसने, सबसे पहला वो एक ब्रोकर के पास जाएगी कंपनी, कि हमें इसकी क्या प्राइस रखनी चाहिए, क्योंकि ब्रोकर मार्केट में बैठा है। वो एक प्राइस सेट करेंगे, वो प्राइस अच्छी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ताकि इन्वेस्टर आए। फिर वो चलो ठीक है प्राइस सेट होगी, वो जाएंगे एससीसीबी के पास कि हमने शेयर इशू करने। एससीसीबी कहेगा कि आपकी इतनी शक्ल है कि लोग आपके शेयर खरीदे, तो भाई भाग जाओ। अगर आपने शेयर इशू करने हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, जनरल पब्लिक बनना है कंपनी, तो पहले मुझे गारंटी दो कि आपके कम अज कम 80%, 90% शेयर बिकेंगे। एससीसीबी में कोई लिमिट नहीं लिखा हुआ, सब्सटैंशियल लफ्ज लिखा हुआ, लिमिट नहीं लिखा हुआ। हाँ, इंडिया के अंदर 80% to 90% है। अब होगा क्या, आपने, उसने कहा ठीक है, अब आप क्या जाओगे, आप जाओगे बैंकों के पास, एक बैंक के पास चले जाओगे या 2-3 बैंकों को इकट्ठा कर लोगे, इसे बोलते हैं सिंडिकेट ऑफ बैंक्स, कमर्शियल बैंक। सिंडिकेट का मतलब होता है ग्रुप। अब बैंकों के पास जाओगे कि यार इस तरह से है कि ये हमें ना एक विटनेस दे दें या गारंटी दे दें, अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट दे दें, या आप लोगों ने कंपनी ला के अंदर शायद थोड़ा बहुत पढ़ा भी हो, अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट दें कि अगर हमारे शेयर नहीं बिकेंगे तो बाकी जितने भी बच जाएंगे वो आप खरीद लोगे। लेकिन अब एससीसीबी ने एक बड़ा कमाल काम कर दिया। एससीसीबी कहता है सारे शेयर ना 80% वो बैंक के नाम ट्रांसफर कर देते हैं, क्या बिके ना बिके, जितने बिकते हैं वो बैंक से खरीदो। इसे बोलते हैं क्लियरिंग हाउस भी बोलते हैं। अब इसकी जो कॉस्ट होती है, एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट भी आएगी, क्योंकि नए शेयर बेचने हैं। उसके बाद ये जो बैंक हमारे मामू को थोड़ी होगा, उसने भी हमसे पैसे लेने हैं, जो अंडर राइटिंग दे रहा है उसने भी हमसे पैसे लेने हैं, इसलिए इसकी जो इश्यूएंस कॉस्ट होती है काफी हाई होती है, तो ये छोटी मोटी कंपनीज बर्दाश्त नहीं कर पाती। ये सारी स्टोरी आपने बुलेट फॉर्म में लिख लेनी है, अपने दिमाग में अरेंज करके। अगर कल को इनिशियल पब्लिक ऑफर सवाल आ जाता है, तो आपने कहना है कि ये एक ऐसा वे है कि जब नए शेयर जनरल पब्लिक को ऑफर किए जाते हैं, यहां से शुरू कर देते हैं। फिर इसका तरीकाकार, जो प्राइस है वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, जो कि सेट कौन करेगा, ब्रोकर या कंपनी मिलकर सेट करेंगे। और इसमें होगा क्या कि
आपको एक अंडर राइटिंग लेनी पड़ेगी बैंक, कमर्शियल बैंक से या सिंडिकेट्स ऑफ बैंक से, फिर वो ट्रांसफर हो जाएंगे उसको, जिसको आप क्लियरिंग हाउस भी कह सकते हैं। फिर जो जनरल पब्लिक है वो उस बैंक से खरीदना शुरू कर देगी। कहता है ये नॉर्मली बहुत हाई कॉस्ट मेथड होता है, इसलिए छोटी मोटी कंपनी इसको बर्दाश्त। तो इसका ना मैंने एक, वैसे तो आई कैप ने पैराग्राफ में लिखा हुआ है, मैंने ना इसके कुछ बुलेट्स बना दिए हैं, ये देखें। इसमें ना आपने इसको अपने स्टाइल में मेमोराइज कर लेना है कि अच्छा क्या क्या बात लिखनी है, रट्टा नहीं लगाना, अपने अंदाज में लिखना है, बस थोड़ी सी सेंटेंस मेकिंग है कि मतलब कुछ बेहतर बन रहा हो। फर्स्ट टाइम, पहली बात। अब पहली बात आपने क्या लिखनी है, फर्स्ट टाइम द कंपनी ऑफर इट्स शेयर्स फॉर सेल कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफर। A public offer to the purpose which company offers its shares to private या इंटर, ये कहता है कि वो प्राइवेट भी कर सकती है, इंटरनेशनल किसी भी तरह से कर सकती है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। शेयर्स आर नॉर्मली ऑफर्ड एट विच डिसाइडेड बाय कंपनी या इट्स, आगे दूसरी बात, शेयर इशू होंगे एक प्राइस के ऊपर जो फिक्स करेगा कौन, या कंपनी, या वो प्राइस क्या होनी चाहिए, अट्रैक्टिव। क्यों अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ताकि आने वाले इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो सके। आने वाले इन्वेस्टर को क्या बोलते हैं, लफ्ज बताना। द इशू प्राइस नीड्स टू बी अट्रैक्टिव टू प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर इन ऑर्डर टू इंसेंटिवाइज देम टू इन्वेस्ट। प्रोस्पेक्टिव, आने वाले, फ्यूचर, ठीक होगी बात। ये बातें लिख लिया, याद रह जाएगी। फिर आगे वही कहानी है। Initial public offer normally involve the acquisition या underwriting by an issuing house of a large block of shares of company। ये issuing house के बारे में यहां पर लिखा हुआ है। The issuing house is normally merchant bank या, मतलब वो क्या कह रहा है कि initial public offer normally involved acquisition by an issuing house, मतलब underwriting, ये उसी की बात कर रहा है। Then they will then offer them for sale to the general public, या पहले वो अंडरराइटिंग लेंगे बैंक से कि ठीक है 80% हम खरीद लेंगे अगर इसके ना बिके तो, फिर जनरल पब्लिक को ऑफर हो जाते हैं कि जी जिसने खरीदने हैं वो खरीद ले। और एंड में लिखा हुआ है आईपीओ इज नॉर्मली मोस्ट एक्सपेंसिव रूट टू द मार्केट, देयरफॉर कॉमनली सीन विद लार्जर कंपनीज लुकिंग दिस अमाउंट ऑफ कैपिटल। अब इसका जरूरी नहीं कि आप एग्जैक्ट सेम टू सेम ये लिखें, हाँ मतलब यही बने, 4 से 5 बातें कम अज कम लिखें। पहली बात, पहली दफा शेयर इशू करने को आईपीओ कहते हैं। दूसरी बात, फिक्स प्राइस पे इशू होंगे जो कि फिक्स करता है कंपनी। और तीसरी बात, उसमें आपने लिखना है कि इसके जो शेयर इशू होते हैं ना, उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है इशूइंग हाउस को, जो कि नॉर्मली मर्चेंट बैंक या सिंडिकेट ऑफ बैंक्स होता है। देन इट विल बी ऑफर टू द जनरल पब्लिक। नॉर्मली ये तो लाजमी लिखना है ना लास्ट वाला, आईपीओ नॉर्मली द मोस्ट एक्सपेंसिव रूट फॉर फंडिंग या टू अरेंज द फाइनेंस। ये एक तरीका है कि आईपीओ पैसा इकट्ठे करने का, एक तरीका है प्राइवेट प्लेसिंग। अब प्राइवेट प्लेसिंग सुन ले, प्राइवेट प्लेसिंग में ये 2-4 बातें हैं, बाकी आपको याद हो जाएंगी। प्राइवेट प्लेसिंग का मतलब होता है कि आप ना जनरल पब्लिक को ऑफर नहीं कर रहे, आप अपने जो बंदा रखा हुआ है सीएफओ या किसी को भी रखा हुआ है कि आपने फाइनेंसिंग कैसे अरेंज करनी है। हमने कहा यार कोई ना ऐसे इदारे ढूंढ लो जो कि पैसा देते हैं और साथ हम ज्वाइंट वेंचर कर लेते हैं। मतलब हमने उसको ऐसे हर बंदे को जनरल पब्लिक को शेयर नहीं ऑफर करते, हम कहते हैं किसी स्पेसिफिक लोगों को। जैसे हम कहते हैं कि जो कोई बड़ा कोई अमीर बंदा या कोई एक कंपनी है उसको अपने सिर्फ शेयर बेच देते हैं, हर बंदे को ऑफर स्पेसिफिक। प्राइवेट प्लेसिंग का क्या मतलब होगा कि आपने प्राइवेटली किसी को बेच रहे हो। कहते हैं इससे क्या होगा, क्या ये हाई रिस्क होगा लो रिस्क होगा? लो रिस्क होगा, क्योंकि आपने उन बंदों को ढूंढ रहे हो, उन 2-4 लोगों से बात करनी है। दूसरा, इसका क्या फायदा होगा, क्या नंबर ऑफ शेयर ज्यादा इशू करने के लिए ये होता है या कम के लिए? और इवन के किसी लोकल लॉ के अंदर तो इसकी नंबर ऑफ शेयर इशू करने की तादाद भी ना फिक्स की गई है कि इससे ज्यादा आप प्राइवेट प्लेसिंग में शेयर इशू नहीं कर सकते। ये रिलेटिवली हाई कॉस्ट होगा या चीप होगा?
सस्ता होगा, चीप होगा, मतलब उससे जितना आईपीओ है उससे ज्यादा ये हाई कॉस्ट नहीं होगा। यहां पर एक नुकसान है, जनरल पब्लिक को ऑफर करोगे ना, थोड़े थोड़े शेयर लोग खरीदेंगे, किसी का हाई कंट्रोल। इसमें क्या हो रहा है, आप किसी एक या दो बंदे को ही ले लेते हैं, तो जो आपका कंट्रोल है वो बहुत ज्यादा एक ही बंदे के पास चला जाएगा, जो फिर आपके डिसीजन को अफेक्ट कर सकता है। अब ये सारी बातें अरेंज करो और आपके ये प्राइवेट प्लेसिंग वाला बन। सबसे पहले क्या है कि विद द प्राइवेट प्लेसिंग शेयर्स प्लेस्ड बाय विद वन या मोर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थ्रू ब्रोकर, अनलाइक विद एन आईपीओ। कहता आईपीओ की तरह नहीं, अनलाइक का क्या मतलब है, एनपीओ आईपीओ की तरह नहीं, नॉट ओपन टू द जनरल पब्लिक। कहता आप ब्रोकर को कहते हो कि यार दो चार बंदे हमें दे दो, जिसके पास पैसा हो वो इन्वेस्ट करना चाहते हो, हम जनरल पब्लिक को ऑफर नहीं करना चाहते। दूसरी बात, प्लेसिंग इज लो रिस्क लोअर कॉस्ट मेथड ऑफ इशूइंग, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखनी है। पहले तो डेफिनेशन है ना, प्राइवेट प्लेसिंग क्या है, शेयर प्लेस्ड बाय द कंपनी विद वन या मोर इन्वेस्टर थ्रू ब्रोकर, ये डेफिनेशन। लोअर कॉस्ट, प्लेसिंग सुटेबल व्हेन इशूइंग लोअर वॉल्यूम ऑफ शेयर्स, ये बात भी याद रहेगी। प्लेसिंग कब बेस्ट होगी, जब आपने कम नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने हो, थोड़ा पैसा आपको चाहिए। तीसरी बात, प्राइवेट प्लेसिंग नॉर्मली रिजल्ट इन द नैरोअर शेयर होल्डर बेस, लोअर लिक्विडिटी इन द शेयर वंस द कंपनी हैज बीन एडमिटेड टू द मार्केट। इसको अब ना भी याद करें तो खैर है। देयर में सम लिमिट्स ऑन द मैक्सिमम लिमिट, दिस डिपेंड ऑन द, ये लाजमी याद करना है। पहला प्राइवेट प्लेसिंग क्या हुआ, शेयर प्लेस्ड टू वन और मोर इन्वेस्टर बाय द ब्रोकर, नॉट जनरल पब्लिक लाइक आईपीओ। लो रिस्क लो कॉस्ट, इसमें क्या होगा, लोअर नंबर ऑफ शेयर्स आप इशू करोगे, और उसके बाद इसमें लोकल लॉ में मैक्सिमम लिमिट लगाई भी जा सकती है। प्लेसिंग ए सुटेबल, सॉरी, a private placing normally result narrower, यहां पर limit on the maximum amount can be placed, there will be depends on the, and last, ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, इसमें सिर्फ जनरल पब्लिक शेयर इशू होते हैं। जो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं ना, वो किसके होते हैं, सिर्फ प्राइवेट कंपनी के नहीं ट्रेड हो रहे होते। प्राइवेट कंपनी के लिए और ऑफिस होता है, जिसे बोलते हैं प्लेसिंग एंड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मार्केट। अल्टरनेटिव, वो कहता है प्लेसिंग इज पॉपुलर विद लिस्टिंग ऑन दी AIM, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मार्केट। ये होता उसी तरह से, यह बस नाम ऑफिस और होता है। तो ये खत्म होगी बात प्राइवेट प्लेसिंग। प्राइवेट प्लेसिंग क्या होता है, शेयर प्राइवेटली प्लेस करने हैं टू वन और मोर इन्वेस्टर थ्रू ब्रोकर, लो रिस्क लो कॉस्ट, लोअर नंबर ऑफ शेयर्स। फिर उसके बाद एक और बात, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स रिस्ट्रिक्टेड बाय द लोकल गवर्नमेंट, और इट विल बी ट्रेडेड एट अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मार्केट। बस ये 4-5 बातें याद रखनी है। इस अंदाज को ये मैं आपको शेयर भी कर दूंगा कि जो बुलेट्स मैंने बनाए हुए हैं। सबसे अच्छी चीज ये है, जिसको समझते हुए मुझे भी प्रॉब्लम आई, उसकी वजह पुरानी बुक में लफ्ज सिर्फ लिखा हुआ था इंट्रोडक्शन। अब जो नई बुक है ना, तो उसने सही लिख दिया इंट्रोडक्शन इन स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक एक्सचेंज इंट्रोडक्शन। पहले इसका मतलब कुछ और समझा जाता था, बट जब उसने पूरा लफ्ज लिख दिया कि, क्योंकि अगर हम सर्च करते थे इंट्रोडक्शन तो बोला क्या आता था, इंट्रोडक्शन, किसका इंट्रोडक्शन करना है। स्टॉक एक्सचेंज इंट्रोडक्शन असल क्या चीज है, कहता है एक ऐसी कंपनी जो पहले बड़ी कमाल की है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, अब उसे ना ही पैसे की जरूरत है, उनके अपने ही ना बंदे हैं, यानी उनके पास अपना ही पैसा बहुत है, और उसके अपने इतने शेयर होल्डर हैं कि उन्हें जरूरत नहीं है कि वो स्टॉक एक्सचेंज से लोगों से भी पैसा दे। लेकिन उनका ये प्लान है कि हाँ, जिंदगी में कभी ऐसा हो सकता है कि हमें पैसे की जरूरत पड़ जाए, तो वो अपने आप को ना लिस्ट करवा लेते हैं। उन्हें जरूरत नहीं है, वो ना ही नया शेयर इश्यू करते हैं, सिर्फ अपने आप को लिस्ट करवा लेते हैं ताकि एक कल को जिंदगी में कभी हमें जनरल पब्लिक से पैसा लेना पड़े, अपने शेयर्स ट्रेड करने पड़े, हमारी गुडविल बनेगी। जैसे हम नहीं कहते ये जो
फर्म्स के अंदर क्यूसीआर और नॉन क्यूसीआर। अब क्यूसीआर का क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है, बल्कि रोल है। क्यूसीआर का आपने आई कैप को जवाब दे होना होता है, आपने एक क्वालिटी रिव्यू करवाना होता है। नॉन क्यूसीआर को तो चक्कर ही नहीं है, बिजनेस वो भी वही कर रहे होते हैं, क्लाइंट तो आई कैप थोड़ी देता है, क्लाइंट तो हमारी अपनी कम्युनिकेशन होती है। तो नॉन क्यूसीआर फिर भी हम क्यूसीआर क्यों बनते हैं? सिर्फ इसलिए बनते हैं कि लोगों को पता चले कि हाँ हम लिस्टेड हैं, हमारा क्वालिटी रिव्यू होता है, हमारी एक वैल्यू बन जाए। फिर वो बिग फोर और ये सारी चीजें क्यों क्रिएट होती हैं? हालांकि डिलाइट चला गया पाकिस्तान से, यूसुफ आदल के पास तो क्लाइंट वही है, लेकिन फिर भी डिलाइट चला गया, उसके ऊपर एक टैग लगा हुआ है। तो वो कहते हैं कि इसी तरह जो इंट्रोडक्शन होता है ना, कि जो कंपनियां उनके पास ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हैं, कम अज कम 25% को शेयर होल्डर उनके पास है, कम अज कम, लेकिन वो नया शेयर इशू नहीं करना चाहते, बस लिस्टेड होना चाहते हैं। तो उनके लिए क्या तरीकाकार है? इंट्रोडक्शन टू स्टॉक एक्सचेंज, कि वो अपने आप को लिस्ट करवा लें, ताकि आने वाले दिनों में कभी उन्हें पैसा या कैपिटल चाहिए तो वो अपना वो स्टॉक शेयर्स ट्रेड कर सके। अब ये जरा देखिएगा, इंट्रोडक्शन डिस्क्राइब व्हेन शेयर्स इन अ लार्ज कंपनी ऑलरेडी वाइडली हेल्ड बाय द पब्लिक, typically at least 25% of the company's ordinary share। उनके पास पहले ही बंदे काफी हैं, लेकिन वो लिस्टेड नहीं है। And the company wants its share to be publicly tradable on the recognized stock market। एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसके ऑलरेडी पब्लिक के पास 25% कम से कम शेयर्स हैं। अब वो चाहती है कि वो किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो जाए। विदाउट न्यू शेयर, से नए शेयर की जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत नहीं है। अंडर स्टॉक एक्सचेंज इंट्रोडक्शन नो न्यू शेयर्स आर मेड अवेलेबल टू द मार्केट। डेफिनेशन पूरी हो गई। A company might execute an introduction in order to enhance the marketability of its shares and gain better access capital in future। कि फ्यूचर में अगर उसको पैसा चाहिए तो लिस्टेड होगा, तो जनरल पब्लिक को अपने शेयर ऑफर करके पैसा इकट्ठा। समझ लगी इंट्रोडक्शन की? इंट्रोडक्शन क्या चीज है? कि एक कंपनी जिसके पास पहले ही एटलीस्ट 25% पब्लिक के पास शेयर्स हैं, अब वो अपने आप को लिस्टेड करवाना चाहते हैं विदाउट न्यू शेयर्स इशूड इन द मार्केट। पर्पज क्या है? बेटर एक्सेस इन द मार्केट इन फ्यूचर। डन होगी बात। उसके बाद ये आपने एक दफा सिर्फ ये पढ़ ले। वो कहता है कि ये जो प्राइवेट प्लेसिंग का फायदा क्या है? प्राइवेट प्लेसिंग का फायदा सबसे बड़ा यही है, प्लेसिंग आर चीपर और स्मॉलर, यानी एंड देयरफॉर वेल सूटेड टू स्मॉलर इशू, क्विकर मेथड, प्लेसिंग लाइकली इन्वॉल्व लेस डिस्क्लोजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये एसओएफई की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। कहता है अगर आप प्राइवेट प्लेसिंग करोगे ना तो आपको डिस्क्लोजर कम देने पड़ेंगे, अगर आप इक्विटी करोगे तो आपको डिस्क्लोजर ज्यादा देने पड़ेंगे। हाँ, इसका एक ड्रॉबैक है, वो मैंने आपको पहले बता दिया था, लिमिटेड पब्लिक ट्रेडिंग और इन्वेस्टर जो कंट्रोल है वो सिग्निफिकेंट कंट्रोल चला जाता है एक सिंगल इन्वेस्टर के पास। राइट इशू और बोनस इशू मेरा नहीं ख्याल कि मुझे आप लोगों को पढ़ाने की जरूरत है, फिर भी अगर जरूरत हो तो कल पढ़ा दूंगा। राइट इशू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर इशू करना, और बोनस इशू बगैर कुछ लिए दिए वो शेयर दे देना। वो परफॉर्मेंस बेस पर भी हो सकते हैं और डिविडेंड पर भी हो सकते हैं। तो हमारा ये खत्म हो गया इक्विटी। कल आपने ये तैयार करना है, आप अपनी आई कैप की किताब से तैयार कर लेना, या अगर ये नोट्स में भी शेयर कर दूंगा इसमें कर लेना, जैसे आपकी मर्जी।